हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे और ढंग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग का जो फिजिक्स है उसका लेक्चर नंबर 4 है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपने जो 5 नंबर वाला जो फिजिक्स के क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था हम लोग का, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसका आज हम लोग का चौथा लेक्चर है। और आज हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो है अपना, पूछा जाता है कि गॉस प्रमेय को लिखकर सत्यापित करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि गॉस प्रमेय को लिखकर सत्यापित करने के लिए पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमको गॉस प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए, तो तभी उसको हम सत्यापित कर पाएंगे। लेकिन हम गॉस प्रमेय पे न जाकर थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है जो कि गॉस प्रमेय को साबित करने में सहायता करता है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं और फिर हम लोग उसके आगे गॉस प्रमेय को लिखेंगे और फिर उसको सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन में पहला कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, विद्युत फ्लक्स को। विद्युत फ्लक्स, अगर आप लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग सबसे पहले इससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको देखिए, है ना। आप लोग बुक का सहायता ले सकते हैं या नोट्स का सहायता ले सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले जानिए। और अगर आप लोग नहीं जानना चाहते हैं तो हम जितना बता रहे हैं उतना सिर्फ याद रखिएगा, आपको कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में अगर बताया ही जाता है कि अगर आपके पास कोई भी सतह है, मान लीजिए आपके पास कोई भी सतह है, तो इस सतह से होकर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरता है, इससे होकर जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरता है उसका माप ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। सिंपल सिंपल बात जानिए कि किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का जो माप है वही कहलाता है क्या, विद्युत फ्लक्स कहलाता है कि नहीं बात। और विद्युत फ्लक्स बराबर जो फार्मूला होता है, विद्युत फ्लक्स को बेसिकली फाई से सूचित किया जाता है और इसका जो फार्मूला होता है बाबू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है कि नहीं बात। यही फार्मूला होता है जहाँ पे डी ए क्या होता है, डी ए होता है एक अल्पांश का एरिया, और चूंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए इसके ऊपर हम लोग क्या लगाए वेक्टर। और इसको जब सॉल्व किया जाता है तो फाई बराबर जो फार्मूला बनता है इंटीग्रेशन क्या बनता है, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि फाई बराबर जो फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स बराबर वो क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे जो थीटा होता है, जहाँ वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर जहाँ जो थीटा है वो क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन क्या, वेक्टर ई एंड वेक्टर डी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और अल्पांश का जो एरिया होता है ना, उसके बीच का जो एंगल होता है उसको अपन थीटा से दिखाते हैं। जो यहाँ थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्पांश के बीच का कोण है। ठीक है, तो आप लोग इस फार्मूला को याद रखेंगे, है ना, आपको कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, और बाकी अगर फ्लक्स से रिलेटेड आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इसका मतलब बुक से पढ़ें या नोट से पढ़ें या कोई किसी का कोई टीचर का लेक्चर आप देख लें, आपको इसके बारे में ढंग से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए फ्लक्स क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग को एक और टर्म समझना पड़ेगा। विद्युत फ्लक्स तो समझ गया है ना, विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, है ना। वहाँ से फार्मूला जो है उसका फार्मूला, इसका फार्मूला भी हम लोग बता चुके हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हमने आप लोग को बताया है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे क्यू का होता है जिस आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आवेश है, इस आवेश से अगर आर दूरी पर मान लीजिए पॉइंट पी है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, तो इसका फार्मूला कितना होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। ठीक है, और हम बताए हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो होता है ना प्लस क्यू आवेश है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होता है, और अगर निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके और होता है।
ये सब बात हमने पीछे बता चुका है आप लोग को। अगर आप लोग नहीं देखे हैं लेक्चर तो सबसे पहले वो सब लेक्चर को देख लीजिए, तब आप लोग इसको करिएगा तो आपको आनंद आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन जान गए, विद्युत फ्लक्स के बारे में जान गए थोड़ा थोड़ा, है ना। उसके बाद दूसरा जो अपना जानना है, दूसरा हम लोग को जानना है सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल बोले तो इसको क्या बोला जाता है, ठोस कोण। एक बात समझिएगा, ठोस कोण क्या होता है। ठोस कोण के अगर बारे में बात करें तो ठोस कोण बेसिकली आपका 3D एंगल होता है। क्या डी एंगल होता है, 3D एंगल, ठीक है ना, 3D एंगल होता है। अब आप लोग के मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर में ठोस कोण होता क्या है। तो देखिए सिंपल सिंपल बात बताते हैं। आप लोग तारबूज खाए होंगे बचपन में, है ना, या अभी भी खाते होंगे। तो देखिए तारबूज जब लेने जाते हैं तो कुछ इस प्रकार मान लीजिए तारबूज है, और जब तारबूज लेने जाते हैं तो आप लोग तो चालाक है ना, आप लोग को ऐसे तारबूज दे दिया जाता है, आप लोग तो लेके नहीं आइएगा। आप लोग क्या करते हैं कि भाई तो इसको काट के दिखाओ। तो तारबूज वाले भैया क्या करते हैं, इसको यूं ऐसे काट देते हैं, और काटने के बाद आपको ये तरबूज दे देते हैं। तो जब यहाँ से काटते हैं तो आप लोग यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। कोण बनता है कि नहीं बनता है ना, चारों तरफ। तो इस कोण को ही क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। यही कोण है सॉलिड एंगल, है ना। सिंपल बात समझिए, है कि नहीं बात। जैसे मैं अगर मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, वृत्त नहीं मानते इसको गोला मान लीजिए, 3D है ना। मान लीजिए मेरे पास क्या है, गोला, स्फीयर है ना। अब एक काम करते हैं, ये गोला है बुआ, तो इस गोला का मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, और मान लेते हैं गोला का जो इतना सा एरिया है, इतना एरिया जो है, इतना क्षेत्र जो है, इस गोला पर एक कोण बना रहा है। ये कोण जनरेट कर रहा है गोला के केंद्र पर, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इतना सा एरिया गोला के केंद्र पर एक कोण बना रहा है, यहाँ पे चारों तरफ एक कोण बना रहा है कि नहीं। और यही कोण क्या है, यही कोण आपका है कोण एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सॉलिड एंगल को बेसिकली बाबू ओमेगा से दिखाया जाता है, ओमेगा से दिखाया जाता है। इसको डब्ल्यू मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा ओमेगा। क्या ये, ओमेगा। तो सॉलिड एंगल जो होता है, ठोस कोण जो होता है, उसको ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है ना। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये स्फीयर है, मेरे पास ये गोला है ना। यहाँ पे इस गोला का छोटा सा एरिया है, और ये एरिया क्या कर रहा है, इसके सेंटर पर एक एंगल जनरेट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ इसका सेंटर है, इसके सेंटर पर ये एंगल जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। और इसका रेडियस आर होगा, मान लीजिए इसका रेडियस आर है। तो और इसका जो ई एरिया दिख रहा है, इस एरिया को हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ई एरिया है। और एरिया जान लीजिए कि कोई भी सतह का जो क्षेत्रफल होता है ना, कोई भी चीज़ का जो क्षेत्रफल होता है उसके सतह के लंबवत होता है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, आपको पता होनी चाहिए कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कार्डबोर्ड है ऐसा कुछ, और अगर इसका एरिया के बारे में बात करें तो इसका एरिया इसके सतह के क्या होगा, लंबवत होता है। ऐसा यूं इसके लंबवत होगा, ऐसा मान लीजिए वेक्टर ए, है ना। या तो ऊपर होगा या तो फिर नीचे होगा, लेकिन लंबवत होगा, है ना। और इसको पॉजिटिव माने तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर है, बोल सकते हैं इसको, इधर हो सकता है। तो एक एरिया का 2 डायरेक्शन है, लेकिन ये कब होगा, ये 2D सतह के लिए 2 डायरेक्शन होगा। क्या डी सतह है, 2D, है ना। लेकिन अगर वही मान लीजिए 3D सतह हो जाए, है ना, तो 3D सतह में एरिया का केवल एक डायरेक्शन होता है, बाहर की ओर, है ना। जैसे मैं अगर मान लीजिए मेरे पास एक घन है, घन तो समझ रहे होंगे, ये घन है। घन कैसा सतह होता है बाबू, तो 3D आकृति होता है ना। अब 3D आकृति होता है तो इसका एरिया जो होगा किधर होगा, तो इस सतह के लिए अगर बात करेंगे तो इसका एरिया इससे बाहर होगा, ये होगा लंबवत। इस सतह का एरिया इधर होगा, इस सतह का एरिया नीचे होगा, इस सतह का एरिया इधर होगा, है ना। बाकी इसका बाहर और उसका अंदर होगा, ठीक है ना। तो बाकी 3D सतह के लिए अगर बात करें तो 3D सतह का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर ही होता है।
एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, है कि नहीं बात। तो ये 3D सतह है तो इस पर एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस पर कैसे होगा बाबू, इसके जस्ट लंबवत यूँ, इस सतह के लंबवत। और तो आपको पता है कि अगर गोला पर आपको लंबवत, है ना, कोई लाइन खींचना हो तो आप क्या करिए, उसके सेंटर से पास करते हुए एक लाइन खींच दीजिए। सेंटर से पास करता हुआ जो लाइन होगा वही उसके सतह पर लंबवत होगा, है ना। तो ये सेंटर से चूंकि पास करते हुआ लाइन है, दिख रहा है आपको, इसके सतह पर ही क्या पड़ रहा होगा, लंबवत। ई है एरिया अपना वेक्टर ए। तो जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बना, मान लीजिए सॉलिड एंगल ई क्या है, ओमेगा है ना। तो यहाँ से जो ओमेगा बराबर फॉर्मूला आता है, ओमेगा बराबर का होता है एरिया अपॉन इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा आर, तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से सॉलिड एंगल बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया अपॉन सॉलिड कुछ रेडियस का स्क्वायर। ये क्या है आपका, ए क्या है, एरिया है ना, और आर क्या है, रेडियस, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अरे है कि नहीं बात, याद रहेगा सॉलिड एंगल बराबर। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करना है, बात नोटिस ही करना है कि यहाँ पे अगर आर को पोजीशन वेक्टर मान के चलें, है ना, समझते हैं अपन थोड़ा सा कि यहाँ पे अगर स्फीयर है, थोड़ा सा यहाँ समझिए, अगर यहाँ पे आपके पास एक गोला है, बड़ा सा गोला अपन ले लेते हैं, ऐसा कुछ गोला ले लिए, है ना। यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ पे ई एरिया क्या हो रहा है, ई एरिया जो है इसके सेंटर पर एक एंगल बना रहा है जिसको अपन सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर है, सपोज डेट, इसके सेंटर पर ई एंगल बनाया जा रहा है ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा इस पर, तो इसके सेंटर से पास करते हुए एक लाइन खींच दीजिए, ये क्या होगा इस पर, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर ए, है कि नहीं बात। ई है अपना क्या, ई है एरिया, ई एरिया द्वारा यहाँ पे क्या बन रहा है, ई एंगल बन रहा है, और ई का क्या बन रहा है, ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओमेगा का जो वैल्यू होता है ना, अभी बताएं हम कि एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, है ना। ये मान लीजिए आर है रेडियस, है ना, केंद्र से लेकर सतह का बीच की दूरी क्या होता है, रेडियस होता है, आप लोग पढ़े होंगे गोला का क्षेत्रफल। यहाँ पे एक बात नोटिस ही करना है कि अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर मान लें, वेक्टर आर, तो यहाँ पे वेक्टर आर का डायरेक्शन, वेक्टर आर का इधर डायरेक्शन होगा ना, वेक्टर आर और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तभी यहाँ पे क्या आ रहा है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे नोटिस ही करना है कि आर का कौन सा, मतलब एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेना है, वही एरिया का कंपोनेंट ऊपर होगा जिसका डायरेक्शन वेक्टर आर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे वेक्टर ए का डायरेक्शन आर के डायरेक्शन में था, इसलिए ऊपर क्या आया, ए बट्टा आर स्क्वायर आया, रेडियस का स्क्वायर आया। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा आकृति है, 3D आकृति ही है, मान लीजिए मेरे पास कोई यूं आकृति है, ऐसा है, 3D बंद ही है, मान लेते हैं क्या डी आकृति है, 3D आकृति ही है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक अल्पांश काटा, सपोज डेट यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश काटे, ठीक है ना, यहाँ समझिएगा, और यहाँ पे मान लीजिए कि इस अल्पांश द्वारा और यहाँ पे जो एंगल बनाया जा रहा है, एक छोटू सा एंगल बनाया जा रहा है, मान लीजिए एक बड़ा एंगल तो है नहीं, तो इस एंगल को हम कुछ समय के लिए डी ओमेगा बोलते हैं, छोटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन करने होगा, तो एरिया वेक्टर इसके लंबवत पड़ रहा है, मान लीजिए कि एरिया वेक्टर कुछ लंबवत कैसे पड़ रहा होगा, ऐसा कुछ लंबवत पड़ रहा है, ये अपना वेक्टर ए। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ से इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस देखा जाए, मान लीजिए यहाँ से अगर मान लीजिए इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लेते कि आर, लेकिन आर का है, आर का अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो आर का डायरेक्शन कुछ यूँ है, ऐसा, अगर आर को पोजीशन वेक्टर माने तो आर का डायरेक्शन ई है। ब्लैक वाला जो दिखाए हैं ये है आर का डायरेक्शन, मान लीजिए इसको वेक्टर आर कुछ समय के लिए, हालांकि इतना लंबा नहीं होगा, डायरेक्शन के साथ दिखा रहे हैं, है ना। तो ये है अपना वेक्टर आर का डायरेक्शन, और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन। यहाँ पे दोनों के बीच, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है बाबू, दोनों का डायरेक्शन देखिए अलग अलग है। मान लेते हैं कि दोनों के बीच का कोण थीटा बन रहा है,
तो यहाँ पे वेक्टर ए का दो कंपोनेंट बनेगा। एक कंपोनेंट तो बनेगा इसके डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट जस्ट इसके परपेंडिकुलर यूं। तो अगर इसका एक दो कंपोनेंट बनाए तो इसका एक कंपोनेंट उधर अगर बनाए तो इसका एक कंपोनेंट इसका डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, ए कोस थीटा, कि जिसके साथ कोस थीटा आता है उसके साथ कोस, और एक कंपोनेंट ये बनाएगा क्या, ए साइन थीटा। और आप लॉजिकली देखिए कि इस कंपोनेंट के वजह से तो यहाँ सॉलिड एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए कि वेक्टर ए और वेक्टर आर का जो डायरेक्शन है दोनों सेम होगा, तभी उस कंडीशन में ऊपर क्या आएगा, एरिया अपन क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर आएगा। और रेडियस मतलब क्या, आर मतलब क्या, एरिया, और पॉइंट जहाँ पे सॉलिड एंगल बन रहा है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है कि नहीं बात। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके वजह से तो सॉलिड एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि ई कंपोनेंट इसके लंबवत थोड़े है, ये एरिया का है ना। इस सतह के लंबवत कंपोनेंट कौन है, ई का है, ई कंपोनेंट है ना। लंबवत नहीं बोल सकते इसको, बोल सकते हैं कि ई कंपोनेंट जो है वेक्टर आर के डायरेक्शन में है, और जो एरिया वेक्टर वेक्टर आर के डायरेक्शन में होता है उसी की वजह से सॉलिड एंगल बनता है, और उसका ही फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर के स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे इस ई कंपोनेंट की वजह से तो सॉलिड एंगल नहीं बनेगा, समझिए बात को, क्योंकि ई वेक्टर आर के डायरेक्शन में नहीं है, तो इस कंपोनेंट के वजह से सॉलिड एंगल बन रहा होगा, है कि नहीं बात। इस कंपोनेंट की वजह से सॉलिड एंगल बन रहा है। तो यहाँ से सॉलिड एंगल बराबर जो फॉर्मूला निकल के आएगा डी ओमेगा, सॉलिड एंगल यहाँ डी ओमेगा बन रहा है, तो डी ओमेगा बराबर कहा जाएगा एरिया। तो एरिया यहाँ ए नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा अपन क्या हो जाएगा, दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम क्या माने, आर माने, मतलब आर का स्क्वायर। ये बात आप लोग याद रखिएगा, यह फॉर्मूला ये सब जगह काम करेगा। अब यहीं पर देख लीजिए काम नहीं करेगा, यहाँ पे क्या है, वेक्टर आर और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी थीटा का वैल्यू क्या डिग्री है, 0 डिग्री। और थीटा जब 0 डालिएगा तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा, सॉलिड एंगल जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0 डाल के देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, ए इंटू cos 0, और बटा क्या हो जाएगा, रेडियस के स्क्वायर, यानी ओमेगा का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर। तो cos 0 का वैल्यू 1 में ऐसा गुना करेगा, तो ये बात तो आ ही रहा है। तो ये फार्मूला मेरा जो है सब जगह काम करेगा। डी ओमेगा जो होता है सॉलिड एंगल बराबर जो फार्मूला है, याद रखिएगा कि क्या होता है, ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, जहाँ थीटा क्या होता है, तो वेक्टर आर है ना, वेक्टर आर और क्या, वेक्टर ए के बीच का कोण। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो थीटा होता है, थीटा है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का कोण है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग सॉलिड एंगल समझ गए, है कि नहीं बात। अब हम लोग अपने चलते हैं, जो टॉपिक है गॉस प्रमेय को लिखकर सत्यापित करें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग गॉस प्रमेय को लिखेंगे, उसके बाद सत्यापित करेंगे। तो पहले लिखते हैं गॉस प्रमेय, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं गॉस प्रमेय, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, हम इधर बनाते हैं, है ना। देखिए गॉस प्रमेय में क्या बात बोला गया समझिएगा आप, गॉस प्रमेय में बोल क्या रहा है आपको समझ में आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगर गॉस प्रमेय के बारे में हम लिखना चाहें, गॉस प्रमेय गॉस प्रमेय तो क्या बोला गया है, गॉस प्रमेय बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ के अंदर के कुल आवेश के आवेश के 1/ε0
गुणा के बराबर होता है ना। क्या बोला गया, किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उस, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर के कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। मतलब गॉस प्रमेय का कहना नाम क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बंद पृष्ठ है, ये मान लेते हैं बंद पृष्ठ है ना, और इस बंद पृष्ठ के अंदर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो इससे गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, इसके अंदर के कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है क्यू, कि कितना होगा 1/ε0 गुना के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ से जो फाई का वैल्यू हो जाएगा वो क्यू बट्टा का हो जाएगा ε0। सिंपल, गॉस प्रमेय में काफ़ी कैलकुलेशन को इजी कर दिया है ना, समझ में आ गया। तो ये आपका गॉस प्रमेय कह रहा है, और यही बात को हमको साबित करना है कि फाई बराबर क्या क्यू बट्टा ε0 होता है। ठीक है, देखिए सिंपल सिंपल बात समझते हैं, पर ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सिंपल समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक बंद पृष्ठ है, मान लेते हैं कि बंद पृष्ठ बना लिए ई, मेरे पास बंद पृष्ठ है ना, इसके अंदर एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे क्या मान लेते हैं वो मान लीजिए, और यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, अच्छा, और इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि फाइव फार्मूला भी हम बताएं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी या इंटीग्रेशन ए डी ए को थीटा, है कि नहीं बात। तो सबसे पहले हम एक अल्पांश काटते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं। मान लीजिए हमने इतना छोटा सा एरिया लिया, है कि नहीं बात, ये छोटा सा एरिया लिए, इसको अपन ये एरिया को हमने लिया, ठीक है ना। तो इस एरिया की वजह से यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके सतह पर, है ना, पॉइंट पी है, मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नाम देते हैं पी, है ना, ये पॉइंट है, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर है बाबू, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए वेक्टर ई। ठीक है, कोई तकलीफ, बहुत बढ़िया। और जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आर मान लेते हैं, तो आर का भी डायरेक्शन किधर है, इधर है कि नहीं बात। और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है इसके परपेंडिकुलर, इस सतह के परपेंडिकुलर होगा, तो इसके लंबवत जो है, जो एरिया वेक्टर इसके लंबवत है ई, इसको मान लेते हैं डी है, डी ओ की माने क्योंकि छोटा सा एरिया है, और छोटा चीज़ को डी लगा के लिखा जाता है, तो एरिया वेक्टर इधर है, और ये दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं कि कितना बन रहा है, थीटा। बहुत बढ़िया, अच्छा। और ये जो यहाँ से ये जो एरिया है, इसके सतह पर एक एंगल, मतलब यहाँ पे वो बिंदु पर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बना रहा है ई, और इस एंगल को हमने बोला डी ओमेगा। छोटा कौन बन रहा है ना, सॉलिड एंगल बन रहा है, तो इसको हमने बोला डी ओमेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण कुछ पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा के क्यू बट्टा दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है आर, तो के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। और इस के का जो वैल्यू होता है बाबू, इस के का जो वैल्यू होता है एयर के लिए कितना होता है 1/4πε0 एयर के लिए होता है। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे के का, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगा मेरा, वो ई का वैल्यू निकल के आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब इससे निकलने वाला पूरा फ्लक्स हमको जानना है ना, तो हम लिखेंगे
पूरे पृष्ठ, है ना, पूरे पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स फाई रबा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। और थीटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो यहाँ थीटा लिखे। बात क्लियर। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना आया 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू क्या हो जाएगा डी ए कोस थीटा। है कि नहीं बात। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे क्या समझना है समझिएगा। अब देखिए जो जो कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि क्यू तो बदल नहीं रहा है। तो जो जो कांस्टेंट्स को बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकला कितना Q/4πε0 बाहर निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन कितना बच जाएगा आपका डी ए कोस थीटा/r²। अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, अगर डी ए के बारे में देखा जाए तो एरिया वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट बनेगा। एक तो इसके लॉन्ग मतलब वेक्टर आर को, अगर मान लो आर के मतलब पोजीशन वेक्टर माने आर को, तो आर को अगर पोजीशन वेक्टर माने तो इसके डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनेगा इसका, और इसके साथ थीटा है तो इसके साथ कंपोनेंट क्या बनेगा, तो डी ए कोस थीटा आएगा। और एक कंपोनेंट जस्ट इसके परपेंडिकुलर बनेगा इस साइड, क्या आएगा डी ए साइन थीटा। तो अब एक बात लॉजिकली देख सकते हैं, इस कंपोनेंट के वजह से इस सॉलिड एंगल तो नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि सॉलिड एंगल उस कंपोनेंट के वजह से बनता है जिसका डायरेक्शन है ना, मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब आर का डायरेक्शन में रहे। तो आर का डायरेक्शन ई है, तो और डी ए कोस थीटा का भी डायरेक्शन ई है, तो मतलब ई कंपोनेंट क्या बनाएगा, यहाँ पे सॉलिड एंगल बनाएगा। इस कंपोनेंट की वजह से सॉलिड एंगल नहीं बन रहा होगा। तो यहाँ से देख ले, ई का है एरिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आर का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, ऊपर हो गया एरिया, क्या है ऊपर एरिया और नीचे दूरी के स्क्वायर। मतलब ये सिंपल समझ जाइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है डी ए कोस थीटा और बटा क्या है आर मतलब दूरी, यहाँ से लेके पी पॉइंट की दूरी ये है ना। तो एरिया अपॉन रेडियस या दूरी के स्क्वायर बोल सकते थे। क्या है सॉलिड एंगल तो है डी ओमेगा, ये ना है सॉलिड एंगल बराबर यही तो होता है एरिया अपॉन रेडियस के स्क्वायर। तो यहाँ क्या है एरिया क्या नहीं है, एरिया है क्या डी ए कोस थीटा। वहाँ पे ए इसको माने थे तो इधर ए कोस थीटा था, यहाँ पे इसको डी ए माने हैं, छोटा सा एरिया है तो इसको क्या हो जाएगा डी ए कोस थीटा। तो होगा डी ए कोस थीटा। अरे हुआ कि नहीं हुआ। और अपॉन क्या यहाँ से यहाँ तक का जो क्या है आर मतलब रेडियस का स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा डी ओमेगा, है ना। ये एंगल बन रहा होगा, है कि ना। और स्मॉल क्या बन रहा है, छोटा सा सॉलिड एंगल बन रहा है, तो इसके जगह पे डी ओमेगा रख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q/4πε0 इंटीग्रेशन, इसके जगह पर क्या हो जाएगा डी ओमेगा। अब बात आई यहाँ लिमिट लेने का। तो देखिए जो सॉलिड एंगल का मिनिमम वैल्यू होता है, सॉलिड एंगल का मिनिमम वैल्यू जो होता है, सॉलिड एंगल का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एरिया यहाँ रहबे नहीं करे तो एंगल बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0। और इसका मैक्सिमम वैल्यू आप याद रखिएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 4π। क्योंकि अगर मान लीजिए चारों पट्टी जो सॉलिड एंगल बनेगा, तो चारों पट्टी बनने वाले सॉलिड एंगल का मान कितना होता है 4π होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सॉलिड एंगल का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 4π। मतलब सॉलिड एंगल का जो मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू 4π, यही लिमिट हो जाएगा। मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4π, है कि नहीं बात। तो यहाँ से आप देखिएगा तो Q/4πε0 डी ओमेगा का इंटीग्रेशन खाली क्या हो जाएगा ओमेगा, है ना, 0 से लेके 4π। तो ऐसे कितना हो जाएगा Q/4πε0, पहले अपर लिमिट डालिएगा तो कितना हो जाएगा 4π और माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
यहाँ से अगर देखिएगा तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिंपल कितना बचेगा यहाँ से खाली 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से फाई का जो वैल्यू आएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्वेश्चन में बोला है कि कोई बंद सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज है उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसके अंदर के चार्ज के 1/ε0 गुना बराबर होता है। तो इसके अंदर कितना चार्ज था प्लस क्यू चाहता था क्यू बटा ε0 आया है कि नहीं बात। अब इस पर थोड़ा थोड़ा अगर क्वेश्चन करना चाहें, अगर देखना चाहें एग्जाम्पल को उसके पढ़ने पे, तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक बंद सत्ता कुछ ऐसा है ना, और इसके अंदर एक डाइपोल स्थित है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू, हम बताएं डाइपोल में। तो पूछा कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या बोला कि इसके अंदर के कुल आवेश के, तो पहले टोटल चार्ज निकालिए, तो क्यू टी निकाल रहे टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी कितना हो जाएगा 0, है ना। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या बताया है, फ्लक्स बताया इसके अंदर जितना चार्ज है उसके 1/ε0 गुना के बराबर होगा फ्लक्स, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। अगर मान लीजिए इसके अंदर चार्ज होता, कोई मान लीजिए ऐसा है, इसके अंदर चार्ज होता +4 कूलम और +3 कूलम, 2 चार्ज है ना। तो बोले कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज अगर देखें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4 कूलम +4 और +3 है, कितना हो जाएगा +7 कूलम। तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा फाई का हो जाएगा इसके अंदर का टोटल चार्ज के 1/ε0 गुना के बराबर, मतलब 7/ε0। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं ε0 का वैल्यू रख के, तो इतना फ्लक्स मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये था हमारा गॉस प्रमेय और उसका डेरिवेशन। उम्मीद करते हैं आप लोग को ढंग से समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोग को कुछ डाउट रह जाता है, आप लोग को कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। और कमेंट में आप, हम चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट दूर कर दें, है ना। और अगर आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है, एक बात सटीक समझ में आ रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है जी, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें, क्योंकि कहा जाता है कि ना संघर्ष से ना मुश्किल है तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष है ना मुश्किल है तो क्या मज़ा है जीने में, और आंधी तूफान भी थम जाएगी यदि लक्ष्य बना हो सीने में। तो आप लोग अपना लक्ष्य बनाइए और पूरे एकाग्रता के साथ 100% एफर्ट्स लगा दीजिए बोर्ड एग्जाम में अपना नंबर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।